इस दौर में आप ध्यान से देखिए अगर कि संसद है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही है, अदालत है लेकिन वो अपना समय रहते अगर इस फैसले को नहीं होगा तो अगर इसको नहीं शेप किया गया तो हम कोई नया अयोध्या, कोई नया बाबरी, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कुछ बड़े फैसले सरकार के पक्ष में उनकी तरफ से आते हैं और रिटायर होते ही राज्यसभा के तीसरा दिन है, चौथा दिन ये फैसला हुआ और वो शोले का डायलॉग याद आ रहा है कि वो जो है इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। क्या बनारस भी चल पड़ा है अयोध्या की राह? क्या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी नहीं करता बनारस कोर्ट? कहाँ हैं जो अमन चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं बनारस के अंदर, पूरे भारत के अंदर? वो लोग कहाँ हैं? आज 2 दिन हो गया ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर एक बनारस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उस फैसले को लेकर के बनारस के अंदर में क्या चल रहा है, बनारस के युवा क्या सोच रहे हैं, बनारस के बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं, बनारस के नेता क्या सोच रहे हैं, इसी क्रम में आज चलते फिरते की टीम निकल पड़ी बनारस के लोगों को से बातचीत करने के लिए। और बनारस के लोगों से बातचीत करने के दौरान में हमारी मुलाकात होती है मनीष शर्मा जी से। और आइए बात करते हैं क्या समझते हैं इस पूरे फैसले के बारे में, ये जो बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के फैसला आया है। आइए सीधे बात करते हैं मनीष शर्मा जी से। तो मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे चलते फिरते कार्यक्रम में। और जैसा कि एक नारा 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो आया था, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और जैसा कि लग रहा है कि फिर वो दौर तनाव का माहौल बनाने की कोशिश करने का एक पूरी योजना संविधान के साथ, फिर संविधान के ऊपर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। आपका इस पूरे ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के क्या आपकी राय है और क्या आप सोचते हैं, ये बनारस जानना चाहता है आपसे। देखिए, जो लोग अयोध्या को लेकर के पूरे देश में एक नकारात्मक राजनीति खड़ा किया था, वो अपने नारे के साथ ही लगातार काम कर रहे थे। और हम समझते हैं कि जो ये विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी थी, मस्जिद के सामने 20-50 हज़ार लोग इकट्ठा हो सके, उसके लिए एक स्पेस बनाने की कोशिश हो रही थी, जिस पे यहाँ नागरिक समाज लगातार सवाल खड़ा कर रहा था। यहाँ तक कि दर्जनों छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया उस जगह को बनाने के लिए। विश्वनाथ मंदिर को या ईश्वर को जो है आज़ाद करने का नारा भी एक तरह से मोदी जी ने यहाँ करके दिया था। हम समझते हैं कि लगातार वो इस पे काम कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि अभी तो ये झांकी है, जब अयोध्या के मसले पे कह रहे थे, और काशी मथुरा बाकी है, तो वो इस पे काम कर रहे थे। हमारे समाज में जो उदार हिस्सा है, जो प्रोग्रेसिव उदार हिस्सा है, वो शायद इस बात को सोच रहा था कि शायद अयोध्या अंतिम है, और हाँ, और अयोध्या अंतिम है, और शायद अयोध्या में जो सारा घाव सहते हुए एक गलत निर्णय था जो सारा लोग देख रहे थे, कि उसके स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए लग रहा था कि वो बिल्कुल बाबरी विध्वंस को माना गया उसमें, और बाबरी मस्जिद की तरफ जाएगा वो फैसला। लेकिन जब वो फैसला आया तो वो चला गया दूसरे पाले में। तो ये बात दिख रही थी सबको, लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद जो है ये अंतिम घाव है, अंतिम तनाव है, इसको झेल लिया जाए और समाज के ताने बाने को बचा लिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा विराट भ्रम है। ये जिस पॉलिटिक्स की सेंट्रलिटी जो है, जिसकी केंद्रीयता ही कम्युनल हार्मनी को ध्वस्त करना है, जिसकी सेंट्रलिटी ही जो है तनाव को क्रिएट करके ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो वो अपने नारे पे काम कर रहा था। और हम समझते हैं कि ये जो फैसला जिस समय आया है, ये जो बनारस की लोकल सिविल कोर्ट की तरफ से, आशुतोष तिवारी की कोर्ट की तरफ से, वो बेहद ख़तरनाक है, डेंजरस है मुल्क के लिए, और संविधान पे एक तरह से कहिए तो फिर से अटैक है, और पूरे उत्तर भारत में फिर से तनाव और देश में तनाव क्रिएट करने वाला है। इस पे तत्काल जितनी भी तरह के हिस्से हैं, वो हम समझते हैं कि इस पे तत्काल सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, संसद को संज्ञान में लेना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना चाहिए, समाज को और नागरिक समाज को सामने आना चाहिए। हम समझते हैं कि इसको समय रहते
इस पे तत्काल एक हस्तक्षेप की ज़रूरत है। आप देखिए ये जो फैसला क्या है, सुप्रीम ये प्लेसेज ऑफ वर्सेज एक्ट जो 1991 है, वो साफ साफ कहता है कि 1947 के बाद जो भी स्टेटस है, अगर वहाँ कोई मंदिर है, अगर वहाँ कोई मस्जिद है, अगर वो कोई बुद्धिस्ट मठ है, कोई और चर्च है, जो भी स्टेटस है उसमें किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तब ये केवल वो तब ये कहाँ से ये फैसला आ रहा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ही, क्या ये संसद द्वारा लाए गए कानून का ही सीधे सीधे उल्लंघन नहीं है? इस बात को क्या इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा लोगों का? इसको नहीं उठाया जाना चाहिए? हम इस बात को भी जानते हैं कि ASI का कोई मतलब नहीं है इस तरह के टाइटल सूट को लेकर के। इस तरह के टाइटल सूट को लेकर के जो भी बात ASI कहे, सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और एक बार आजमाया जा चुका है, हमने देखा अयोध्या के मामले में भी ASI का एक चीज़ उसने साबित किया कि वहाँ नीचे कोई राम टेम्पल थी ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिला उसमें, और उसको कहीं से भी उसमें लिंक नहीं किया गया। लेकिन हम समझते हैं कि ये दोनों ही एंगल से एक खतरनाक ढंग से, और अगर इसको कानून के नज़रिए से देखा जाए, संविधान के नज़रिए से देखा जाए, गंगा जमुनी तहजीब के नज़रिए से देखा जाए, या जो हमारा जो मूल थ्रस्ट है हमारे संविधान का, जो सेकुलरिज्म, उसके नज़रिए से देखा जाए, तो आशुतोष तिवारी का फैसला बिल्कुल पॉलिटिकल फैसला लग रहा है और एक सचेत प्लानिंग दिख रही है। हम समझते हैं कि इसको समझना चाहिए और इसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, नागरिक समाज को ये लेना चाहिए। थोड़ी सी एक चिंता का विषय ज़रूर है कि आज ये तीसरा दिन है, चौथा दिन ये फैसला हुआ और वो शोले का डायलॉग याद आ रहा है कि वो जो है इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। हम देख रहे हैं कि पूरे चौतरफा इस पे अब तक जो है विपक्ष को इस पे सामने आ जाना चाहिए था। सेकुलर जो इस तरह के दायरे हैं उनको सामने आ जाना चाहिए था, नागरिक समाज को सामने आ जाना चाहिए था, प्रोग्रेसिव दायरे को सामने आ जाना चाहिए था। अभी भी लगता है कि आना चाहिए, और इस मसले पे तत्काल समय रहते अगर इस फैसले को नहीं होगा, तो अगर इसको नहीं हस्तक्षेप किया गया तो हम कोई नया अयोध्या, कोई नया बाबरी की तरफ बढ़ेंगे और ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। और इस नाते हम लोगों ने ये तय किया है कि हम पूरे पूर्वांचल में, बनारस में इसको लेकर के जो भी इस तनाव को बढ़ने से रोकने वाली पहल हो सकती है, इस ये बुरे फैसले के खिलाफ समाज को जागरूक करने की बात हो सकती है, उसमें हम पूरी ताकत से उतरने जा रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग जल्द ही बैठेंगे और एक बड़ी प्लानिंग में जाएंगे। तो अभी क्या, जैसा कि ये जो निर्णय आया हुआ है, इसमें क्या ऐसा लगता है कि इसमें कुछ RSS के भी लोगों का हाथ हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपके तरफ से इशारा हो रही है? आप बार बार देखिए ना, आप बार बार इस बात को देखिए कि इस दौर में जो अदालतों का जो रवैया है, और जिस तरह से अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, कुछ बड़े फैसले सरकार के पक्ष में उनकी तरफ से आते हैं और रिटायर होते ही राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं। और ये बनारस अदालत का भी अगर आप देखिए तो आशुतोष तिवारी का ये अंतिम फैसला है। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था, उनको किसी और जगह जाना था, और इस खास फैसले के लिए ही जैसे लगा कि उनको रोका गया, इस फैसले के लिए उनको रोका गया, और शायद उन्होंने कोई डील उनके साथ हो गई, ऐसा लगता है। अब ये मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। इस दौर में आप ध्यान से देखिए अगर कि संसद है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही है, अदालत है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग है लेकिन वो अपना काम, संवैधानिक दायित्व उस तरह से नहीं निभा पा रही। हम तमाम संस्थाओं को उसको एक कह सकते हैं कि सत्ता के इर्द गिर्द तैरते उसको हम देख पा रहे हैं। इसलिए ये इसमें इस दौर में जो जनता है, जो जन ताकत है, जो जन गोलबंदी है, उसको सामने आकर के ही अपने संसद को, अदालत को, संविधान को, देश को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। तो अभी आप मनीष जी को सुन रहे थे, और भी लोगों से आपकी मुलाकात बात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।